Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Aksa Salim, your physics teacher at Divisional Public School and Intercollege Sahiwal. I welcome to all the students in DPS online classes. Students, our today's topics are: first one is magnetic flux and flux density, and second one is Ampere's law from chapter number 14, electromagnetism. Before starting our today's topic, let's revise some previous knowledge. Magnetic field. What is magnetic field? Magnetic field is the area around a magnet in which there is a magnetic force. किसी भी मैग्नेट के इर्द गिर्द बनने वाला रीजन या एरिया या फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है. उसके अलावा मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड. मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं? मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से करंट डेवलप होता है. तो हर वो चीज जिसमें करंट है उसके इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट हो जाती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है. उसके बाद इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर. इसमें हमने एक एग्जांपल ली थी एक स्ट्रेट वायर की जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था. उस वायर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रिलेशन हमें राइट हैंड रूल से पता चलता है. राइट हैंड रूल क्या था? इफ अ वायर इज ग्रैब्ड इन फिस्ट ऑफ राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर आप एक वायर को इस तरह से पकड़ें कि आपके हाथ की मुट्ठी बन जाए तो आपका जो थंब है वो क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट. द फिंगर्स ऑफ द हैंड विल सर्कल द वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. यानी राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे पास आई और बी की डायरेक्शन क्या होती है कि अगर हम अपने हाथ में एक वायर को पकड़ें जिस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें आई परपेंडिकुलर होगा बी के, यानी आई के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बन रही है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम आई की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें यानी डाउनवर्ड कर दें तो बी की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी यानी क्लॉकवाइज हो जाएगी. उसके बाद वेक्टर एरिया क्या होता है? सिंपल एरिया स्केलर फॉर्म में होता है हमेशा, लेकिन वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर एरिया एक वेक्टर फॉर्म है. तो उसको डिफाइन किया जा सकता है the vector of a plane surface whose magnitude is equal to the area and direction is perpendicular to the surface. Area is scalar but vector area has direction so it's a vector quantity. यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कोई भी सरफेस एरिया. यहाँ पे आपको ये एक सरफेस एरिया कोई भी नजर आ रहा है. ये सिंपल एरिया है, मीटर स्क्वायर एरिया, जिसको हम ले सकते हैं. यहाँ पे आपके पास एक के ऊपर ये परपेंडिकुलर एस जिसके आगे लिखा है ये इसका वेक्टर एरिया है, यानी पूरी सरफेस जो आपके पास है उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन वेक्टर एरिया कहलाती है. इसको हम सिंपल एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपकी क्लास में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ होता है. वो व्हाइट बोर्ड क्या है? एक प्लेन सरफेस है, उसका कोई स्पेसिफिक एरिया है, आप उसे मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो सिंपल एरिया है. लेकिन अगर आप वेक्टर एरिया की बात करें तो आप उस व्हाइट बोर्ड से अपनी तरफ एक डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं इट हैज सम स्पेसिफिक डायरेक्शन. आपको वो बता रहा है कि इसकी बोर्ड की डायरेक्शन आपकी तरफ है. तो इसका मतलब है कि वो एरिया जो है वो स्पेसिफिक एरिया वेक्टर एरिया कहलाएगा. यानी सिंपल एरिया स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्या है? उसका वो वेक्टर एरिया जो आपने उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो वेक्टर एरिया कहलाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया. आपके पास कोई स्पेसिफिक एरिया है किसी भी शेप का, उस एरिया में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये एक एरिया है हमारे पास, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये फ्लक्स कहलाएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बात हम मैग्नेटिक फील्ड की कर रहे हैं. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे
तो हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। फर्स्ट वन हो जाएगा इसका एरिया और सेकंड मैग्नेटिक फील्ड। इनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट पासेस थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। आपने अगर किसी भी स्पेसिफिक एरिया में देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कितनी है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी स्पेसिफिक एरिया में आप एरिया को परपेंडिकुलर या पैरेलल रख के उसको फाइंड किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का उस एरिया में से पास करना बहुत जरूरी है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लेते हैं? phi is equal to b dot a। फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास b dot a है, यानी ये स्केलर प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का। मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंबल क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉमनली डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर phi या phi b से। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिफरेंशिएट करने के लिए इसके साथ b लगाया जाता है। b स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ये स्केलर प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड B का और एरिया का। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास phi b is equal to b dot a। और जैसे हमें पता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में जब हम डॉट को रिप्लेस करते हैं तो cos थीटा लगाते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसका b a cos थीटा बन जाता है। जबकि phi b इसमें क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। सिंपल फ्लक्स phi से phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करता है, जबकि phi b मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करता है। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। एरिया a से डिनोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे a बोल्ड आप देख रहे हैं कि इट्स अ वेक्टर एरिया। क्योंकि हमारे पास जब बहुत बड़ा एरिया होता है तो हम उसमें पूरे एरिया में फ्लक्स फाइंड आउट करने की बजाय पैचेस में उसको डिवाइड कर लेते हैं और एक पैच का फ्लक्स हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया विच इज वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज b। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? ये डॉट प्रोडक्ट है b का और a का। इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। वेबर को WB से डिनोट किया जाता है, या इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। टेस्ला मीटर स्क्वायर कैसे आएगा? एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर और B का यूनिट हो गया टेस्ला। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी है इसका यूनिट और वेबर भी है। उसके अलावा फंडामेंटल यूनिट इसका वोल्ट इंटू सेकेंड है और सीजीएस यूनिट इसका मैक्सवेल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो इस फॉर्मूले से हमें ये नजर आ रहा है इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, यानी जब दो वेक्टर्स क्वांटिटी मिलके एक स्केलर डेवलप करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ गया। इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन गिवन अबव दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एक और डेफिनेशन जो हमें इसके फॉर्मूले से मिल रही है विच इज dot product of magnetic flux density B and vector area A is called magnetic flux. फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सिचुएशंस में किस तरह होता है डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे या एरिया पे। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स की। मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है? when magnetic field is directed along the vector area। जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ थीटा इस तरह से बनाएं कि उनके दरमियान में एंगल 0 हो जाए, यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है और एरिया हमने इस तरह से इसके अंदर रखा है। एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को क्रॉस कर रहा है। इसका वेक्टर एरिया हम इस लाइन से शो कर रहे हैं जिसके आगे A लिखा हुआ है। अब अगर हम B और A का एंगल लें तो एंगल क्या होगा? ये दोनों पैरेलल एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द वेक्टर एरिया। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल हो तो एंगल क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला थीटा की जगह 0 पुट कर दिया। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपके पास यहाँ पे आ गई मैक्सिमम वैल्यू।
इसी तरह जब हम मिनिमम फ्लक्स की बात करते हैं, मिनिमम फ्लक्स कब होगा? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। अब इसके लिए हमें वेक्टर एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम सिंपल वेक्टर की बात करें तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के अलोंग है एरिया, लेकिन बात जब यहाँ पे वेक्टर एरिया की हो रही है तो हम वेक्टर एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों सिचुएशन में आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल हो गया 90 डिग्री, जिसकी वजह से phi b is equal to b dot a, that will be equal to b a cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास टर्म आ गई 0, विच इज द मिनिमम फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स in an area taken perpendicular to the magnetic flux direction। अब ये क्या है? हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा विच इज b डॉट a, उसी में हम b की वैल्यू को अलग कर लें अगर, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लें या फ्लक्स डेंसिटी कह लें, ये एक ही बात है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था phi इज इक्वल टू b डॉट a, लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, उसी b को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है, और b को अगर आप सेपरेट कर ले तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा phi ओवर a। ये इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला बनाया है। इसको हम कह सकते हैं इट्स अ फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, और ये किसके इक्वल होता है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है एक मैग्नेट की, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इसके अंदर से निकलती हुई हमें नजर आ रही हैं। हम डिफरेंट एरियाज की यहाँ पे अगर बात करें, जैसे हमने ये एरिया लिया जो नॉर्थ पोल के पास है, यहाँ पे यकीनन इसका फ्लक्स ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है, इस एरिया के अंदर से ज्यादा पास हो रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं इस सिचुएशन में फ्लक्स भी हमारे पास कम होगा। यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है टेस्ला, या सीजीएस सिस्टम में गॉस होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आता है? इस फॉर्मूले के मुताबिक फ्लक्स की वैल्यू हमने अभी पढ़ी विच इज इक्वल टू वेबर, और डिवाइड हो रहा है एरिया, इसका मतलब है वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया, और टेस्ला भी इसको कहा जाता है, उसके अलावा गॉस भी कहा जाता है। इसमें ये बात आप याद रखें ऑब्जेक्टिव के लिए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। उसके बाद सिंबल क्या है इसका? सिंपल B इसका सिंबल है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? वेक्टर क्वांटिटी मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये हमें एट द सेम टाइम स्ट्रेंथ यानी ताकत यानी मैग्नीट्यूड भी बता रही है कि क्वांटिटी कितनी है, और डायरेक्शन भी बता रही है। इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड। अगर हम किसी भी एक मैग्नेट की बात करें, यहाँ पे जो मैंने अभी एरिया की बात की है, तो उसके अंदर 3 पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड, डायरेक्शन इज दैट ऑफ बी इज वेक्टर एट एनी पॉइंट। हम किसी भी पॉइंट पे बी की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्लक्स लाइंस आर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट परपेंडिकुलर। फ्लक्स को हम हमेशा एरिया के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस एरिया को अलोंग रखेंगे तो हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा 0। व्हेन एरिया इज परपेंडिकुलर टू फ्लक्स, तब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। यानी जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स को पढ़ा था, तो हमने जो मैक्सिमम फ्लक्स है उसको लेके चलना है बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। वेक्टर एरिया अलोंग होना चाहिए बी के, ताकि एंगल 0 बने। अगर हम सिंपल एरिया की बात करें यानी सरफेस एरिया की बात करें,
तो सरफेस एरिया परपेंडिकुलर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के, ताकि वेक्टर एरिया अलोंग हो जाए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर पॉइंट आ जाता है। टेस्ला की वैल्यू होती है न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। न्यूटन की वैल्यू पुट करें, एम्पेयर की वैल्यू पुट करें, जो वैल्यू करती हैं उसको काट दें, आपके पास एंड पे वैल्यू बचेगी किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड इनटू कूलम। यहाँ पे एम्पेयर की वैल्यू को पुट किया, उसके बाद वैल्यूज को कट किया, कट होने के बाद आपके पास 1 टेस्ला इक्वल किसके आ गया, 1 किलोग्राम पर सेकंड पर कूलम के। अब हमारा सेकंड टॉपिक है विच इज एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट सबसे पहले इसकी, एम्पेयर्स लॉ क्या है, द सम ऑफ द क्वांटिटीज B डॉट डेल एल। B क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसकी अभी हमने बात किया यहाँ पे। डेल एल क्या है, लेंथ का एक छोटा सा पार्ट डेल एल है। फॉर ऑल पाथ एलिमेंट into which the complete loop has been divided equals mu naught times the current enclosed by the loop। एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक कंसीडर करते हैं किसी एरिया को। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया है, ये जो कि एक रॉड में हमने इंसर्ट किया हुआ है। अब इसके ऊपर हम वही लॉ लगाएंगे जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड और करंट से रिलेटेड जो लॉ था, राइट हैंड रूल। अगर किसी भी रॉड में करंट है, यानी यहाँ पे आपके पास एक वायर है या रॉड है, उसके अंदर करंट है, करंट की डायरेक्शन आपका थंब आपको बताता है, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं, यानी ये बी की डायरेक्शन हमें यहाँ से मिल गई। अब हम एम्पेयर्स लॉ इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है बी का और डेल एल का। डेल एल क्या है, इस पूरे सरफेस की लेंथ एल थी, तो हमने उसे छोटे छोटे से पैचेस में डिवाइड कर लिया। हर पैच को हमने कहा कि ये डेल एल है। डेल एल बेसिकली एक स्मॉल लेंथ है। हमने हर पॉइंट पे बी डॉट डेल एल लेना है, यानी अगर आप इसको बहुत सारे पैचेस में, एन पैचेस में डिवाइड कर लें, हर पैच का हम बी डॉट डेल एल निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसको सम अप कर देंगे। जब हम उसको सम अप करते हैं तो हमारे पास वो इक्वल किसके आता है, म्यू नॉट आई टाइम्स के। अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज कांस्टेंट नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, इसको मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन पहले इसका फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है कि हम बी डॉट डेल एल का सम लेते हैं, यानी इस पॉइंट पे भी आपने ले लिया, इस पॉइंट पे ले लिया, डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने बी डॉट डेल एल का सम ले लिया, उसको आपने समीशन लगा दी। फाइनल रिजल्ट में समीशन स्टैंड फॉर सम ऑफ ऑल द बी डॉट डेल एल, तो यही इसकी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल एल, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, फॉर ऑल पाथ एलिमेंट इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड। हमने एक कंप्लीट लूप को डिवाइड किया स्मॉल पैचेस में, हर पैच को हमने डेल एल कह दिया, उसके ऊपर हमने प्रोडक्ट लगाया बी डॉट डेल एल का और हमने सबको सम अप कर दिया। जब हमने उनको सम अप किया तो वो किसके इक्वल आया, इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप, तो ये इक्वल आ गया म्यू नॉट आई के। यहाँ पे हम बात करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको म्यू नॉट कहा जाता है। ये म्यू नॉट क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, पर इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इस अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि कोई मीडियम किसी फ्लूइड को कितना पास करने की परमिशन देता है, उससे परमिएबिलिटी कहते हैं। कोई भी फ्लूइड है और हम उसके रास्ते में कोई भी मीडियम रख रहे हैं, वो मीडियम उसको कितना अलाउ करेगा गुजरने के लिए, उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, अ क्वांटिटी measuring the influence of substance on the magnetic flux
इन द रीजन इट ऑक्युपाइज, यानी वो रीजन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, या वो रीजन या वो स्पेस कितना अलाउ करती है मैग्नेटिक फील्ड को, या वो रीजन या वो स्पेस कितना परमिट करती है मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उस क्वांटिटी को हम परमिएबिलिटी कहते हैं। परमिएबिलिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको म्यू नॉट कहा जाता है, विच इज द परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये ऑब्जेक्टिव के लिए, लिहाजा इसको आप याद रखें। उसके बाद एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं एम्पेयर्स लॉ की। एम्पेयर्स लॉ को समझने के लिए वही डायग्राम जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूं वो हमने ली। कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r enclosing the current carrying wire as shown in the figure. This closed path is referred as Amperian path. इसको हम Amperian path कह सकते हैं। Divide its path into small element of del L. Let B be the value of flux density at the site of del L. हम फिलहाल किसी एक की अगर हम बात करें, del L हमारे पास पैच है और वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसको हम ले रहे हैं B को। Determine the value of B dot del L. If theta is the angle between B and del L, then B dot del L is equal to B del L cos theta. क्योंकि हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हमेशा डॉट की वैल्यू को हटा के cos थीटा लगता है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। B cos थीटा इज द कॉम्पोनेंट ऑफ B along L. मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है? B dot del L 1, हमने कोई एक फर्स्ट पैच लिया, उस पे हमने प्रोडक्ट निकाला, सेकंड का निकाला, R स्टैंड फॉर रेडियस, इसका निकाला, फिर हमने nth पॉइंट तक का निकाल लिया, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस फॉर्मूले को शॉर्ट करके लिखा जाए अगर, तो ये हमारे पास आ जाता है समीशन R इज इक्वल टू 1 to n, यानी R की वैल्यू हम 1 से n तक की वैल्यू पुट करें तो जितने भी यहाँ पे हमने पॉइंट लिए थे B डॉट डेल L में, उन सबको सम कर दिया, which is equal to म्यू नॉट आई। यही हमारी एम्पेयर्स लॉ की स्टेटमेंट थी। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है, the result is independent of the size and shape of the closed curve। यहाँ पे closed curve चाहे किसी भी शेप की, किसी भी साइज की हो, doesn't matter, enclosing a current. This is known as Ampere's circular law. इसका रिजल्ट हमें मिल गया सम ऑफ P डॉट डेल L R विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसमें B डॉट डेल L R ये क्या है? इज द वैल्यू ऑफ B डॉट डेल R अलोंग द अर्थ एलिमेंट एंड N इज द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट इनटू व्हिच द लूप हैज बीन डिवाइडेड। हमने लूप को n पार्ट में डिवाइड किया। B डॉट डेल R उसकी अर्थ एलिमेंट है, R की वैल्यू अगर हम 1 से n तक की वैल्यू को पुट करें तो ये हमारे पास एक टोटल लूप में प्रोडक्ट जो है B डॉट L का वो आ जाएगा, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो दिस इज कॉल्ड द एम्पेयर सर्कुलर लॉ। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इज एम्पेयर्स लॉ इंपॉर्टेंट। जिस तरह गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए पहचाना जाता है, उसी तरह एम्पेयर्स लॉ को यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा कन्वीनियंटली समझने के लिए। सो द एम्पेयर्स लॉ गिव्स अस द मैग्नेटिक फील्ड वेरी कन्वीनियंटली इन केस ऑफ स्फेरिकल, cylindrical or rectangular symmetries. This law first with its correction by Maxwell gave us an idea of the symmetry between electricity and magnetism, and it is also used to find magnetic field due to different current symmetries. टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसको एक दफा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? अ मेजर ऑफ अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस दैट क्रॉस अ गिवन एरिया। किसी भी एरिया में से अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, आप उस एरिया का एक वेक्टर एरिया लेते हैं और उसके साथ एंगल लेते हैं कि बी का क्या है।
अगर तो एंगल इनके दरमियान में बन रहा हो 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि वहां पे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो होगा, क्योंकि cos 90 जीरो है। लेकिन अगर इस केस में आपके पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो जीरो हो, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ये आपको कैसे पता चलता है? द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एंड वेक्टर एरिया A ऑफ द सरफेस एरिया phi is equal to B dot A BA cos थीटा। थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। जबकि फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को उसके साथ B लगाया जाता है, एंगल इसके दरमियान में थीटा है, B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और एरिया ऑफ द कॉइल A से शो किया जाता है। स्केलर क्वांटिटी है ये, और इसका यूनिट वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर कहलाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। वो क्या है? इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एन एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम हमेशा इस केस में फाइंड कर सकते हैं। ये कौन सा केस है जहां फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिला था? मैक्सिमम फ्लक्स में आपके पास phi इज इक्वल टू BA था, तो यहां से B की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज phi ओवर A, यानी यहीं से हमें इसका यूनिट मिल जाएगा। B का यूनिट होता है टेस्ला या गॉस, या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट में लिया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एम्पेयर्स लॉ, जिसकी स्टेटमेंट थी द सम ऑफ द क्वांटिटीज P डॉट डेल L फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स इनटू व्हिच द कंप्लीट लूप हैज बीन डिवाइडेड इनटू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। उसके लिए हमने एक लूप ली थी जिसको हमने डिफरेंट पैचेस में डिवाइड किया था। हर पैच को हमने स्मॉल लेंथ डेल L कह दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसमें से बनी? क्योंकि उस एरिया को हमने पास किया एक वायर में से जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो उस करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से हमें पता चली, जिसमें हमने B डॉट डेल L की वैल्यू को निकाला और फिर उसका सम लिया, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक हो गया है कंप्लीट। आपकी आज की असाइनमेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। असाइनमेंट आपकी है आंसर दीज शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद व्हाट इज एम्पीरियन पाथ। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें और अपने टीचर्स को चेक करवाएं। आज का लेक्चर बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।